वेलकम टू हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस। आप सभी का हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस के अंदर स्वागत है बच्चों। मैं हरदीप सिंह पिछले लगभग 20 सालों से बच्चों को इकोनॉमिक्स 11, 12 ग्रेजुएशन लेवल की इकोनॉमिक्स लगभग पिछले 20 सालों से पढ़ाता आ रहा हूं। और जो लास्ट सेशन जो हमारा गया है, जो हमारा स्टडी का जो लास्ट सेशन गया है बच्चों 2020 और 21 का, उस सेशन में आपने देखा कि पूरा का पूरा सेशन वो ऑनलाइन ही चला। ऑनलाइन क्लासेस ही चली, मैंने भी ऑनलाइन ही पढ़ाया। और ये जो करंट सेशन है 2021 और 22 का जो सेशन है, इस सेशंस की शुरुआत भी ऑनलाइन से हुई है। और अभी हम कह नहीं सकते कि कब तक ऐसा चलने वाला है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हुए खास तौर पे इकोनॉमिक्स की बात अगर मैं करूं, बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में मैं नहीं कुछ कहना चाहता, लेकिन बेटे मैं अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में मैंने एक चीज महसूस करी है बेटे। लास्ट ईयर भी मैंने देखा और मैं अपने ऊपर भी इस बात को अप्लाई करता हूं। मैंने ये देखा है कि जो इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम्स के लिए है, इंग्लिश मीडियम में अगर इकोनॉमिक्स है तो आपको ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन में इंग्लिश मीडियम के लिए, मटेरियल भी बहुत सारा अवेलेबल है। और टीचर्स भी आपको इंग्लिश मीडियम्स के बहुत बेहतरीन टीचर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र हिंदी मीडियम की बात करें, और हिंदी मीडियम्स में जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, उन लोगों को लास्ट ईयर भी काफी सफर करना पड़ा। क्योंकि ऑनलाइन में या तो टीचर मिक्सअप करके पढ़ाते हैं या मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, खासतौर पे मेट्रो सिटीज की बात करें। लेकिन अगर हम लोग गांव की बात करें या दिल्ली में भी अगर हम बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें मेट्रो सिटीज के अंदर, तो अभी भी बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। और दैट इज नॉट बैड, इट इज ओके। अच्छी बात है कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिसमें भी आपको कंफर्टेबल जोन है आप उसमें बिल्कुल पढ़ना चाहिए आप लोगों को। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हैं। मतलब आपको टीचर्स प्रॉपर हिंदी मीडियम्स के उतने बेहतर नहीं मिल पाते। और पिछले कुछ टाइम से मेरे पास हिंदी मीडियम बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। मेरी जो यूट्यूब चैनल है हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस, उसमें भी बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हिंदी मीडियम्स के लिए भी आप कुछ करिए। तो उसी के कारण मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं हिंदी मीडियम में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की क्लासेस आप लोगों को देना प्रारंभ कर रहा हूं। उसमें मैं 11th, 12th, इवन ग्रेजुएशंस में हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं आपको प्रॉपर जितना भी टोटल सिलेबस है मैं उसको आपको देने की कोशिश करूंगा। और उसी के लिए मैंने ये फर्स्ट वीडियो, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये मेरी पहली वीडियो है बच्चों हिंदी मीडियम स्पेशल बच्चों के लिए, जो कि अब इसी तरह की और वीडियोस भी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और इसी फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स 12th क्लास की एक फर्स्ट चैप्टर है हमारा नेशनल इनकम, जिसे हिंदी में कहते हैं बेटे राष्ट्रीय आय, वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और ये क्लास प्योर हिंदी मीडियम बच्चों के लिए रहेगी। आगे और भी वीडियोस आएंगी, वो भी हिंदी मीडियम्स के लिए ही रहेंगी। ठीक है। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है अर्थशास्त्र 12th में, समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें 12th में। उसमें पहला चैप्टर है राष्ट्रीय आय। तो वो फर्स्ट चैप्टर्स को मैं आज आपके साथ स्टार्ट करता हूं, और धीरे धीरे हम उसको धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का समष्टि अर्थशास्त्र। एक बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर के बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा और कुछ पीपीटी की हेल्प से आपके साथ बातें करेंगे। ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट्स में आप फिर से आप दे दीजिए, मैं उसका आपको बहुत जल्दी आंसर देने की कोशिश करूंगा बेटे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ ना बेटे आप ये कोशिश भी करिएगा, 1 मिनट रुकिए हम बात करते हैं। आप ये कोशिश 1 मिनट की, ठीक है। फाइन, 1 मिनट। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो हम बात करें, अगर समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें बेटे, इकोनॉमिक्स के अंदर दो बुक्स हैं, उसमें से हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूं।
समष्टि अर्थशास्त्र। अब बेटे इसे इंग्लिश के अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा बताता चला जाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। तो इसको बेटे इंग्लिश के अंदर ना मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं बच्चों, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक जो बुक है बेटे, ये 40 मार्क्स कंटेन करेगी, ध्यान रखना। 40 नंबर की बुक है और 40 नंबर की दूसरी बुक है। फिलहाल हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। इस बुक के अंदर समष्टि अर्थशास्त्र में बेटे टोटल 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। 5 कॉन्सेप्ट्स हैं टोटल। चैप्टर्स की बात करेंगे तो ओवरऑल लगभग 11-12 चैप्टर्स हैं। वो अलग अलग जो राइटर्स होते हैं ना बेटे, उनकी बुक्स के अकॉर्डिंग किसी ने 11 किसी ने 12 चैप्टर कर दिए हैं। फिलहाल मैं अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो टोटल बेटे 5 कॉन्सेप्ट्स हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। कौन कौन से, चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहला है बेटे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है बच्चों ये। पढ़ने में भी बहुत मजा आता है और मुझे पढ़ाने में भी बड़ा मजा आता है। ये कॉन्सेप्ट अगर मैं बोर्ड की बात करूं ना बेटे, तो टोटल 10 मार्क्स कवर करेगा सीबीएसई के हिसाब से। ठीक है, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, लगभग 4 चैप्टर्स में कवर होता है बेटे। ओके, चलिए। सेकंड कॉन्सेप्ट है बेटे मुद्रा तथा बैंकिंग, जिसे इंग्लिश में मनी एंड बैंकिंग कह देते हैं हम लोग। ये कॉन्सेप्ट बेटे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 मार्क्स का है, 2 चैप्टर में कवर होगा। तो मैं चैप्टर नंबर भी अगर यहां मेंशन करता रहूं तो लगभग 4 चैप्टर्स आप इसके ले लीजिए, 2 चैप्टर्स आप इसके ले लीजिए। बुक्स एक है संदीप गर्ग, बहुत फेमस राइटर है, उनकी बुक्स में के हिसाब से अगर मैं नंबरिंग करूं। फिर बेटे इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है संतुलित रोजगार तथा आय का सिद्धांत। इट इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मतलब आप अर्थशास्त्र आगे भी पढ़ेंगे ना जब ग्रेजुएशन में, तो ये कॉन्सेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। और 12th क्लास के अंदर सबसे ज्यादा मार्किंग स्कीम भी में भी सबसे ज्यादा आगे है। टोटल 12 मार्क्स का है बेटी, टोटल 12 मार्क्स कवर करेगा ये कॉन्सेप्ट, राइट। और चैप्टर्स की बात करें तो 3 चैप्टर्स में ये कवर होता है बेटे। ओके, नेक्स्ट है बेटे हमारा सरकारी बजट। इस चैप्टर में आपको ये पता चलेगा, कॉन्सेप्ट सिंगल चैप्टर कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में। इस चैप्टर में आपको ये पता चलेगा बच्चों कि सरकार अपना बजट कैसे बनाती है, पैसा कहां कहां से आता है, कहां कहां गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, क्यों खर्च करती है, एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर हम पढ़ेंगे। जो चैप्टर बेटे 6 मार्क्स का है और अभी अभी मैंने आपको बताया था सिंगल चैप्टर कॉन्सेप्ट है, एक ही चैप्टर में हम मतलब ये कवर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, लास्ट है बेटे आपका विदेशी विनिमय तथा भुगतान शेष। इंग्लिश में बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके बारे में आपको इतना सा मैं समझा दूं कि बेटे ये थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी इकोनॉमी है, भारत है, भारत वाले विदेशों में कितना सामान बेचते हैं, वहां से कितना सामान हम खरीदते हैं। अब करेंसी तो यार सबकी अलग अलग होती है। हमारे देश में रुपया चलता है, यूरोप के अंदर यूरो चलता है, अमेरिका के अंदर यूएस डॉलर चलता है। तो वो करेंसियों का रेट कैसे तय होता है वो समझ इसके अंदर सीखेंगे। कह सकते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स टाइप की आप कुछ कह सकते हैं, हल्की फुल्की, वैसे वो अलग होती है फिर भी। ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट कह लीजिए, 6 मार्क्स कंटेन करेगा और चैप्टर होंगे बेटे इसके अंदर 2, 2 चैप्टर में हम इसको कवर करेंगे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, सारे के सारे मार्क्स वगैरह अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि देखिए 10 मार्क्स ये हो गए, 10 एंड 6 16, मतलब 10 और 6 16 नंबर हो गए। 16 और 12 कितने होते हैं, 28, 28 और 6 34, और 34 और 6 कितने हो गए बेटे, 40। 40 नंबर इस तरीके से डिवाइडेड है। चलो चैप्टर्स की बात करते हैं, कितने चैप्टर्स में खत्म हो जाएगी हमारी समष्टि अर्थशास्त्र। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10 और 2 12। ये 12 चैप्टर्स में आपकी पूरी कवर्ड हो जाएगी। ये थोड़ा सा समष्टि अर्थशास्त्र को मैंने आपको समझाया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका और आप उसके रख सकते हैं। ठीक है बेटे, ये हल्का सा मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी। आज की क्लास के अंदर मैं राष्ट्रीय आय, जो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है बच्चों, जो राष्ट्रीय आय दिख रहा है ना, ये
इसको स्टार्ट करूंगा, इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट चैप्टर की मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर में, और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई डाउट्स हैं किसी बारे में, अगर आपको पूछना भी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, चलिए भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट राष्ट्रीय है और उसका पहला चैप्टर है बेटे। ओके, चलिए फाइन। तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, चैप्टर है बेटे परिचय कह सकते हैं, या समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं। वैसे मैंने अभी जो आपको नंबरिंग करी वो तो मैंने 4 चैप्टर कर दिए, लेकिन मैं राष्ट्रीय आय को 3 ही चैप्टर में कवर कर दूंगा, ध्यान रखना। राष्ट्रीय आय को मैं 3 चैप्टर्स में ही आपको कवर करवा दूंगा। ओके, तो पहला चैप्टर है बेटे परिचय, यहां हम इसे समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं कहेंगे। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना बेटे, नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय का पहला चैप्टर है, और इस चैप्टर में हम लोग मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीजों के बारे में स्टडी नहीं करेंगे। नाम भी बड़ा क्लियर दिख रहा है आप लोगों को, मूलभूत अवधारणाएं दिख रहा है ना, मूलभूत अवधारणाएं नजर आ रहा होगा आपको। ये बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जब हम राष्ट्रीय आय निकालने जाते हैं ना बेटे, बड़े उलझे हुए कॉन्सेप्ट होते हैं कि एक बंदा गया देश के बाहर, वहां से पैसा कमा के लाया, अब वो राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग होता है। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, हम इस चैप्टर के अंदर छोटी छोटी बातों के बारे में स्टडी कर लेंगे, उसके मूलभूत अवधारणाएं समझ जाएंगे। फिर हम थोड़े से हैवी चैप्टर पे जाएंगे सेकंड में, उसमें फॉर्मूले बनाना सीख लेंगे। फिर तीसरे चैप्टर में हम लोग कैलकुलेशन यानी कि राष्ट्रीय आय का आकलन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सीख लेंगे। ठीक है, आज इस चैप्टर का मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, हल्का सा। काफी कॉन्सेप्ट्स हैं, 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में, मैं सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ आज शेयर करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। पहला जो कॉन्सेप्ट जो है इस चैप्टर में वो है बेटे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जो वो है वस्तुओं के प्रकार। वस्तुओं के प्रकार, वस्तुएं कितनी तरह की होती हैं? इंग्लिश में अगर आप बात करें इस बात को लिखने की तो कहलाता है बेटे टाइप्स ऑफ गुड्स। वस्तुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ गुड्स। आपने 11th क्लास के अंदर देखा होगा, जब हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ी थी, तो हमने वहां पर जब हम मांग वाला चैप्टर पढ़ते थे, पढ़िए ना मांग। मांग में हम वस्तुओं को कैटेगराइज करा करते थे। जैसे हम लोग कहते थे आपकी प्रतिस्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुएं, पढ़ते थे सामान्य वस्तुएं, ऐसे टॉपिक हुआ करते थे। लेकिन बेटे यहां पर जब हम राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे, तब हम वस्तुओं को एक अलग तरीके से इसको वर्गीकृत करेंगे। कैसे? 2 तरीके से वर्गीकृत करेंगे। जो पहला टॉपिक है वो हम आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो पहला जो है वस्तुओं के प्रकार में जो पहला टॉपिक है बेटे, वो है आपका अंतिम वस्तुएं तथा मध्यवर्ती वस्तुएं। कि अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं और मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं, क्यों पढ़ेंगे इसके बारे में जान लेंगे। लेकिन ये सारे टॉपिक जैसे अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, तो राष्ट्रीय आय में निकालते समय हमको समझ में आनी चाहिए कि कौन सी वस्तु अंतिम है और कौन सी मध्यवर्ती है। बहुत जरूरी है बेटे इसको जानना। चलिए पहले बात करते हैं अंतिम वस्तुएं की। अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं, चलिए देखिए, ये आपके स्क्रीन के ऊपर अंतिम वस्तुओं की डेफिनेशन आ गई होगी। तो डिफाइन करते हैं अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुओं से अभिप्राय उन वस्तुओं से होता है जो उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर होती हैं तथा अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं के उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार होती है। ये इसकी मीनिंग है। और इस मीनिंग में बड़ी सिंपल सी बात है यार, जो वस्तु उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर होंगी, ठीक है, जो वस्तु उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर होंगी और अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं के प्रयोग के लिए पूरी तरह से तैयार होंगी, हम उसे कहते हैं अंतिम वस्तुएं। इस पूरी लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट बात आप क्या ध्यान रखेंगे, उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर। भैया ये क्या है, बात करूंगा। उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर या अंदर होना क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल इतना जान लीजिए अपने दिमाग के अंदर, कोई भी वस्तु अगर उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर गई, अंतिम हो गई। और उस वस्तु को ठीक उसी सिचुएशन में
उसी अवस्था में व्यक्ति, कोई भी उपभोक्ता प्रयोग कर सकता है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, उदाहरण के लिए, उदाहरण देखिए, जैसे एक परिवार के द्वारा चीनी की खरीद, एक हाउस होल्ड है, मेरा परिवार है, मैंने चीनी खरीदी यार, या किसी व्यक्ति ने चीनी खरीदी, अंतिम वस्तु है, उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर है, अंतिम वस्तु है। एक विद्यार्थी के द्वारा कलर की खरीद, कलर समझते हैं, कलर वगैरह करने के लिए, कलर या पेन कुछ भी की खरीद आदि, तो क्योंकि अब किसी आपने खरीदा, आपने कोई पेन खरीदा, कोई कलर खरीदे, वो अंतिम वस्तु कहलाएगी। इसमें ये समझ लीजिए बेटे उत्पादन की सीमा रेखा क्या होती है। देखिए मान लीजिए ये है उत्पादन की सीमा रेखा, ऐसे रफली बता रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या है उत्पादन की सीमा रेखा का, कि क्या किसी वस्तु में कोई मूल्य वृद्धि होना बाकी है या नहीं है। क्या होना बाकी है बेटे, मूल्य वृद्धि, वैल्यू एडेड कहते हैं हम इसको। अगर किसी वस्तु में कोई भी मूल्य वृद्धि होना बाकी है, यानी कि कुछ ना कुछ चेंज होगा, हो सकता है उसका प्राइस बढ़ जाए, हो सकता है उसकी शेप चेंज हो जाए, अगर कुछ बाकी है तो हम कहेंगे भाई अभी वो इस उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है। अगर कुछ मूल्य वृद्धि होना बाकी है तो अंदर है। और जितनी भी मूल्य वृद्धि होनी थी, जो भी चेंज करना था, प्राइस बढ़ाना था, वटेवर कुछ भी चेंज करना था ना, वो हो चुका है, सारा चेंज हो चुका है, सारी मूल्य वृद्धि हो चुकी है, तो हम कहेंगे कि वो उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर है और उसको अंतिम वस्तु कह दिया जाएगा। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि भैया उत्पादन की सीमा रेखा का मतलब है कि क्या मूल्य वृद्धि होना बाकी है या नहीं। अगर है तो अंदर है, अंतिम वस्तु नहीं कहलाएगी, और अगर जो भी मूल्य वृद्धि करनी है वो आपने कर ली, बाहर है। जैसे एग्जांपल देखिए दोबारा से, एक परिवार के द्वारा चीनी की खरीद, एक परिवार ने चीनी खरीदी, तो चीनी का क्या करेगा, कोई मूल्य वृद्धि करेगा अपने घर में लाके चीनी की, कुछ भी नहीं करेगा। चीनी की चाय बनाएगा, पी के खत्म कहानी। एक विद्यार्थी के द्वारा कलर की खरीद, कलर से क्या करेगा विद्यार्थी, पेंटिंग करेगा, प्रैक्टिस करेगा, खत्म हो जाएंगी। अब वो कलर को बेचेगा थोड़ी यार आगे, कोई मूल्य वृद्धि थोड़ी करेगा, उसके प्राइस बढ़ा के बेचने की कोशिश थोड़ी करेगा कोई विद्यार्थी। तो ये अंतिम वस्तु हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटे, ये क्लियर। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मध्यवर्ती वस्तु की तरफ बढ़ते हैं। ओके, जैसा मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है बेटे मध्यवर्ती वस्तुएं। देखिए मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है, इससे अभिप्राय, यहाँ पर उन लिखना था शायद, राइट लिख नहीं पाए, उन आएगा बेटे, उन वस्तुओं से होता है जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती हैं, अंदर होती हैं, समझ में आ रही बात, तथा अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं के द्वारा प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होती हैं। समझ में आ गया होगा कि भैया, यानी कि उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर, अंदर मतलब कि उसमें कोई मूल्य वृद्धि होना बाकी है, अभी जितना चेंज करना था अभी चेंज नहीं हुआ, कुछ ना कुछ तो बाकी है। हो सकता है कि उसका कीमत बढ़ जाए, हो सकता है कि उसके आकार में कोई परिवर्तन कर दिया जाए, कुछ भी चेंज तो होगा। हो सकता है कि ये जो मेरे पास हाथ में पेन है, ये पेन को कोई विक्रेता खरीद ले, दुकानदार, और उसको बेच दे, 10 रुपए का खरीदा, 15 का बेच दिया। पेन की शेप में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन उसने इसके कीमत में 5 रुपए की वृद्धि कर दी, तो मूल्य वृद्धि तो कर दी उसने। तो अगर कोई विक्रेता पेन खरीदता है ना, तो भैया वो मध्यवर्ती हो जाएगा, क्योंकि उसने उसकी कीमत में इजाफा करेगा वो बाद में। क्लियर। तो कोई भी वस्तु अगर उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है, मतलब कि उसमें कोई मूल्य वृद्धि होना बाकी है, तो वो मध्यवर्ती कहलाएगी। और अभी क्योंकि वो मूल्य वृद्धि होनी बाकी है, तो वो अपने अंतिम उपयोगकर्ताओं के प्रयोग के लिए अभी तैयार नहीं है। समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल देख लीजिए, चलिए इसका उदाहरण के लिए, हलवाई के द्वारा चीनी की खरीद, मैंने जानबूझ के चीनी लिखा है, पहले भी चीनी लिया था, लेकिन वो चीनी कौन खरीद रहा था, कोई परिवार, कोई परिवार चीनी खरीदेगा तो भाई अंतिम, लेकिन एक हलवाई चीनी खरीदेगा तो मैं मध्यवर्ती के एग्जाम्पल में लिख रहा हूं। तो इसको क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हलवाई
चीनी का प्रयोग जलेबी बनाने में, लड्डू बनाने में या कोई भी किसी भी तरह की मिठाई बनाने में करेगा और फिर उससे लाभ कमाएगा। समझ में आ गई बात? वो खुद प्रयोग नहीं करेगा, उसका यूज करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा। क्लियर? फाइन। ओके, नेक्स्ट है बेटे, एक होटल के द्वारा सब्जियों की खरीद। एक होटल के द्वारा सब्जियों की खरीद। अब एक होटल के द्वारा अगर हम सब्जियों की खरीद की बात करें, तो एक होटल वाला अगर सब्जियां खरीदेगा तो क्या करेगा बेटे? सब्जियां खरीद के सोच के सोचो, होटल वाला वो सब्जियां खरीदेगा, उसका कुछ डिश विश बनाएगा, खाना वाना बनाएगा और बेचेगा उसको, तो वो भी लाभ कमाने के लिए यूज कर रहा है सब्जियों का। तो ये हो गई मध्यवर्ती वस्तु। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी? वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में। एक छोटा सा नोट है, वो आप राइट डाउन कर सकते हैं चाहे तो। वो क्या है? एक टिप्पणी देखिए, नोट हम टिप्पणी कह सकते हैं इसको। कोई भी वस्तु अंतिम अथवा मध्यवर्ती हो सकती है क्योंकि यह उस वस्तु के प्रयोग पर निर्भर करता है कि उसका प्रयोग किसने किया है। अगर मान लीजिए, जैसे मैंने चीनी का एग्जांपल दिया यार, चीनी अगर मैंने खरीदी, आपने खरीदी घर में यूज करने के लिए, अंतिम है। और अगर वही चीनी हलवाई ने खरीदी है या किसी दुकान वाले ने खरीदी है चीनी, तो वो मध्यवर्ती कहलाएगी क्योंकि वो उसका प्रॉफिट कमाने के लिए प्रयोग करेंगे। समझ में आ गई सबको बात? चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, आपके पास प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाएंगे हिंदी मीडियम के, बहुत ही जबरदस्त बेटे। ठीक है, अब ये आपको अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब आप पूछेंगे सर इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में? तो बोर्ड में इस टॉपिक के ऊपर बच्चों दो तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, दो तरह के। इस टॉपिक पे बोर्ड में दो तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। पहला पहला तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है 3 नंबर में कि भाई अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर बताइए। सिंपल अंतर पूछेगा, तो मैं अभी आपको अंतर करवा देता हूं। दूसरा, वो ना कुछ वस्तुओं के नाम दे देगा कि ये है, ऐसे करके लिख देगा और कहेगा कि निम्नलिखित वस्तुओं को अंतिम अथवा मध्यवर्ती वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए, कारण सहित, कारण भी दीजिए। तो कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया, लेकिन इन कॉन्सेप्ट्स पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हम अब उसकी बात करते हैं। क्योंकि यार कॉन्सेप्ट से अगर हमें को नंबर नहीं मिले तो क्या फायदा कॉन्सेप्ट को समझने का? मेन तो अल्टीमेटली हमें मार्क्स भी लाने हैं ना बच्चों, कॉन्सेप्ट के साथ साथ। तो दो क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर बेटे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला अंतर वाला सिंपल है वो। चलिए, तो जैसा मैंने आपको बताया अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर, तो कुछ जो मेन मेन अंतर है मैंने आपके सामने ला रहा हूं। देखिए ये है बेटे मध्यवर्ती तथा अंतिम वस्तुओं में अंतर। कौन कौन से हैं जरा देखिए, आपके सामने आ रहे हैं जी। सबसे पहले ये आधार है, किस बेसिस पे है, ये अंतिम वस्तुएं यहां पर हैं और ये मध्यवर्ती वस्तुएं। ठीक है, सबसे पहला अर्थ है। अर्थ तो वही है जो पीछे मैंने लिखवाया है, पढ़ देता हूं फिर से। इससे अभिप्राय उन वस्तुओं से होता है जो उत्पादन की सीमा रेखा के बाहर होती हैं और अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं के उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार होती हैं। आप पहले से पता है। इससे अभिप्राय उन वस्तुओं से होता है जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती हैं। अब पता है इसके बारे में, आप मैं पीछे डिफाइन कर चुका हूं। तो 1 नंबर तो आपका यही मिल जाएगा, भी अर्थ तो आपको आता ही है। ठीक है, दूसरा बेटे मूल्य वृद्धि पॉइंट। मूल्य वृद्धि वाला पॉइंट भी जब मैं आपको इसके अर्थ समझा रहा था तो मैंने उस समय आपको समझा दिया था कि जो अंतिम या मूल्य वृद्धि का मतलब है कि कोई मूल्य में वृद्धि होना बाकी है या नहीं है। और मैंने कहा था कि क्योंकि अंतिम वस्तुएं उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती हैं तो उसमें कोई भी मूल्य वृद्धि होना बाकी नहीं होता। यही लिखा है देखिए, इन वस्तुओं में कोई भी मूल्य वृद्धि होना बाकी नहीं रहता। समझ में आ गया? और मध्यवर्ती वस्तुएं तो होती इसलिए मध्यवर्ती हैं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो भाई अभी चेंज होगा। तो इन वस्तुओं में अभी कुछ मूल्य वृद्धि होना बाकी रहता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है बेटे राष्ट्रीय आय में शामिल। तो ध्यान देना किस लिए हम इतनी देर से माथा कपच्ची कर रहे हैं कि क्या अंतिम क्या वस्तु, छोड़ो ना सर क्या लगे। भैया इसलिए कर रहे हैं कि जो वस्तु अंतिम हो गई उसी की वैल्यू, उसी की कीमत, उसी का जो भी वैल्यू होगी वही राष्ट्रीय आय में जुड़ेगी। मध्यवर्ती वस्तु की मूल्य को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता।
वही मैंने लिखा है कि अंतिम वस्तुओं के बारे में यहां देखिए, इन वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, अंतिम वस्तुओं को, और इन वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता भाई, रीजन भी देख लीजिए जरा। इससे दोहरी गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब आप कहेंगे ये सर दोहरी गणना क्या होता है? तो बेटे दोहरी गणना को इंग्लिश में वैसे डबल काउंटिंग कहते हैं बच्चों। और दोहरी गणना का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु के मूल्य को दो या दो से ज्यादा बार, दो या दो से ज्यादा टाइम हम राष्ट्रीय आय में जोड़ देते हैं, गलती से जोड़ दिया राष्ट्रीय आय में दो या दो से ज्यादा बार, तो उसको हम दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। अब वो कैसे होगा? अब जैसे मान लीजिए एक शॉप से आप मान लीजिए ब्रेड का पैकेट लेकर आए, ठीक है, एक शॉप से आप ब्रेड लेकर आए, ठीक है, ब्रेड का पैकेट लेकर आए, आप लेकर आए, आपने घर पे लाए, आपने मक्खन वक्खन लगाया, आपने खा लिया, यानी कि कोई व्यक्ति लेकर आया। कौन लेकर आया? कोई व्यक्ति लेकर आ गया। कोई व्यक्ति कौन है? मतलब सिंपल एक कंज्यूमर लाया, उपभोक्ता ले आया। अब यही ब्रेड का पैकेट मान लीजिए कोई हलवाई लेकर आ रहा है, ठीक है, तो आप मान लीजिए वो ब्रेड का पैकेट 30 रुपए का है, मान लेते हैं, ठीक है बेटे। अब वो 30 रुपए का पैकेट अगर कोई व्यक्ति लेके जा रहा है तो अंतिम वस्तु में जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हलवाई जो 30 रुपए का पैकेट ब्रेड का लेके जा रहा है, तो भी अगर तुम इस राष्ट्रीय में जोड़ लोगे तो भाई हलवा ब्रेड का पैकेट दो बार जुड़ जाएगा। कैसे भाई? उस हलवाई ने उसके बनाए ब्रेड पकोड़े गर्मा गर्म, बेच दिए, और वही 30 रुपए का ब्रेड के पैकेट में उसने थोड़ा बेसन वेसन डाल के मस्त बना के उस 30 रुपए के वाले ब्रेड के पैकेट से मतलब मान लीजिए 10 ब्रेड पकोड़े बनाए और एक 10 रुपए का बेचा, तो 100 रुपए के बेच दिए उसने। तो उसने उसकी 100 रुपए का, उसमें बेसन वेसन और भी लगा होगा, लेकिन उसने उसने ब्रेड की कीमत 100 रुपए मतलब 100 रुपए का बेच दिया। अभी 100 रुपए में इस 30 रुपए के ब्रेड के पैकेट की वैल्यू भी उसने ऐड कर ली होगी जो उसका खर्चा हुआ है। तो अगर आपने ये ब्रेड पैकेट 100 रुपए वाले ऐड कर लिए, यानी कि 100 रुपए के जो ब्रेड पकौड़े हैं, तो आपने 30 रुपए के भी ऐड कर लिए ब्रेड जो हलवाई लेके आया था, तो आपने ब्रेड के पैकेट दो बार नहीं ऐड कर दिए। हलवाई 30 के लेके आया, वो भी आपने जोड़ लिए, उसने 100 रुपए की ब्रेड बेची, वो भी आपने जोड़ ली, तो टोटल तो आपने 130 रुपए बना दिए। लेकिन है कितने एक्चुअली में? 100 रुपए, क्योंकि उस 100 रुपए के ब्रेड पैकेट के अंदर, 100 रुपए के ब्रेड पैकेट के अंदर वो 30 रुपए ऑलरेडी इंक्लूड है। हाँ, कोई व्यक्ति अगर लेके आता तो उसने तो बेचनी है, तो वो तो बनता है। तो इसलिए आपको ये पहले पता करना पड़ेगा बच्चों कि वो वस्तु अंतिम है या मध्यवर्ती है। अंतिम हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कंज्यूम हो गई, जोड़ लो। लेकिन अगर मध्यवर्ती है तो वो जो मध्यवर्ती वाला बंदा जिसने भी खरीदी है, वो उसका प्रयोग कहीं ना कहीं करेगा, और उसको जो भी चीज बना के बेचेगा उसमें उसकी वैल्यू उसने जोड़ रखी होगी, और हम वो भी इंक्लूड कर लें। समझ में आ गया सबको? इसे कहते हैं दोहरी गणना की समस्या। मैं रफ कर रहा हूं सारा का सारा, इसे दोहरी गणना की समस्या कहते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। कच्चे माल के रूप में प्रयोग, कच्चे माल मतलब रॉ मटेरियल, तो अंतिम वस्तुओं को एक लेखा वर्ष के दौरान कच्चे अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। लाओ कंज्यूम करो, खत्म करो, लाभ कमाने के लिए, ध्यान रखना यहां पर लिख लो, लाभ कमाने के लिए, ठीक है, लाभ कमाने के लिए। ऐसा नहीं यार, मैं घर में ब्रेड लेके आया तो मैं भी तो ब्रेड पकौड़ा बना सकता हूं अपने घर में, वो लेकिन लाभ कमाने के लिए नहीं है। जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं को एक लेखा वर्ष के दौरान अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, लाभ कमाने के लिए। जैसे हलवाई ने ब्रेड पकौड़े के लिए ब्रेड का यूज किया, कच्चे माल में हो रहा है। लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट है पुनः बिक्री। पुनः बिक्री का मतलब है रीसेल, दोबारा बेचना। तो अंतिम वस्तुएं, इन वस्तुओं को लाभ कमाने के लिए दोबारा नहीं बेचा जाता, लाओ कंज्यूम करो, खत्म करो। जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं की बात करें तो अब क्या आएगा इसका, मध्यवर्ती वस्तुओं को लाभ कमाने के लिए दोबारा बेचा जा सकता है। कैसे? मान लीजिए जैसे मैंने वो पेन का एग्जांपल दिया था, किसी स्टेशनरी शॉप वाले ने क्या किया, पेन खरीदा स्टेशनरी शॉप वाले ने, ठीक है, और वो पेन का क्या करेगा, उसको रीसेल करेगा। तो यानी कि कोई भी विक्रेता अगर किसी वस्तु को खरीदता है ना बच्चों, कोई भी विक्रेता किसी वस्तु को खरीदता है तो वो मध्यवर्ती कहलाएगी, क्योंकि वो उसको लाभ कमाने के लिए दोबारा रीसेल करेगा। क्लियर? आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं ये यहां से हटा देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, ठीक है। चलिए, ये तो बेटे वो टॉपिक हो गया जो मैं आपसे बात कर रहा था।
अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, जो क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको 1 2 3 4 5 5 मैंने आप लोगों को डिफरेंसेस बता दिए। क्वेश्चन 3 नंबर तक का ही आता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम लोग वर्गीकृत करना, वो बड़े क्वेश्चन आते हैं, वो कंफ्यूज भी बहुत करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे जी। निम्नलिखित को अंतिम अथवा मध्यवर्ती वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए तथा कारण भी बताइए। देखते हैं एक एक करके। पहला बेटे, एक परिवार के द्वारा दूध की खरीद। एक परिवार ने खरीदा है दूध, समझ में आता है भाई, परिवार ने खरीदा है तो अंतिम उपयोग करता है, खत्म हो जाएगा। देखो आंसर, यह अंतिम वस्तु होगी क्योंकि यह परिवार के द्वारा अंतिम प्रयोग के लिए खरीदी गई है। क्लियर, खत्म हो गई। रीजन के ऊपर ध्यान रखना बेटे, अगर आपने कारण सही नहीं लिखा और आपने वर्गीकृत सही कर दिया, नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मोबाइल विक्रेता के द्वारा मोबाइल की खरीद। समझ में आ रहा होगा, मोबाइल विक्रेता। अब मोबाइल विक्रेता मोबाइल खरीदेगा तो यूज करेगा या रीसेल करेगा? पुनः बिक्री, पुनः बिक्री करेगा लाभ कमाने के लिए। रीजन देखिए, यह मध्यवर्ती वस्तु होगी क्योंकि मोबाइल विक्रेता इसे लाभ कमाने के लिए दोबारा बेचेगा। क्लियर, वेरी गुड। अगला, एक उत्पादक फर्म के द्वारा कोयले की खरीद। उत्पादक फर्म उत्पादन करती है और कोयला क्या यूज करेगा? उत्पादन फर्म क्या करेगी? उत्पादन फर्म कौन है? प्रोडक्शन करेगी वो, तैयार हो तो वो कोयले को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करेगी, फ्यूल वगैरह के तौर पर, ईंधन वगैरह के तौर पर। राइट, तो देखिए तो कौन सी होगी? मध्यवर्ती वस्तु है क्योंकि वो उसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में करेगी। देखिए, यह एक मध्यवर्ती वस्तु होगा क्योंकि उत्पादक, ये लाइन नहीं आएगी, उत्पादक कोयले का प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में करेगी या करेगा। क्लियर हो गया सबको? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और पॉइंट्स की डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए, एक स्कूल के द्वारा चौक, ये चौक में आना था, चौक समझते हैं ना, उस बोर्ड पे लिखने के लिए यूज करते हैं, चौक, डस्टर आदि की खरीद। अब सबसे पहले तो ये जान लीजिए बेटे, जो स्कूल होता है ना, बच्चों को लगता है कि भैया स्कूल तो क्या है? कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। स्कूल उपभोक्ता नहीं है, स्कूल उत्पादक है। किस चीज का उत्पादन करता है बेटे? वो सेवाओं का, एजुकेशनल सर्विसेज का, शिक्षा की सेवाएं देता है, उत्पाद, और पैसे लेता है उसके बदले में। तो स्कूल भी एक उत्पादक है। और चौक एंड डस्टर का यूज करेगा तो वो उसके लिए रॉ मटेरियल हो गए, तो रॉ मटेरियल हो गए और उसके लिए वो उत्पादन कर रहा है, उसका यूज करके पैसे कमा रहा है। तो क्या होगा? ये मध्यवर्ती वस्तु। देखिए, यहां थोड़ा सा लफड़ा होगा, फिलहाल देखिए, यह एक मध्यवर्ती वस्तु होगी क्योंकि स्कूल, जो कि एक उत्पादक इकाई है, लैंग्वेज देख रहे हैं, एक एक वर्ड क्लियर हो रहा है, उत्पादक इकाई है, वह इन वस्तुओं का प्रयोग सेवाओं के उत्पादन में करेगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एक स्कूल के द्वारा फर्नीचर की खरीद। ये बेटे बोर्ड में आए थे ये दोनों पॉइंट, सीबीएसई बोर्ड 12th में दोनों पॉइंट आए हुए हैं। ये फर्नीचर की जो खरीद करी है, आप कहेंगे सर ठीक है जी, मध्यवर्ती है, स्कूल है, जैसे आपने ऊपर समझाया। यहां थोड़ा सा लफड़ा है भाई। लफड़ा क्या है? अब जो स्कूल है, माना मैंने, वो उत्पादन इकाई है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बेटे, कोई भी उत्पादन इकाई ना, स्कूल, स्कूल, कोई भी किसान, स्कूल, कोई भी उत्पादन इकाई अगर कोई है, तो आप ये देखिए, जो भी चीज वो खरीद रहा है, क्या वो चीज, वो वस्तु 1 साल से पहले पहले प्रयोग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी 1 साल में? अगर हाँ, तो मध्यवर्ती है, ऊपर वाली लाइन आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई वो ऐसी वस्तु खरीद रहा है जो कि 1 साल से ज्यादा उसका साथ देगी, तो बेटे वो उस उत्पादन इकाई का निवेश है। तो कोई भी वस्तु अगर कोई उत्पादक खरीदता है और 1 साल से ज्यादा उसका साथ देती है, तो वो आप अंतिम वस्तु बोलेंगे। समझ में आ रही है बात सबको? देखिए लैंग्वेज, यह एक अंतिम वस्तु होगा क्योंकि स्कूल फर्नीचर का प्रयोग सेवाओं के उत्पादन में, देखो लाइन लिख रहा हूं, 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए करता है रहेगा, इस कारण इसे निवेश के रूप में अंतिम वस्तु माना जाएगा। क्लियर सबको? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, एक किसान के द्वारा बीज, खाद आदि की खरीद। किसान उत्पादन इकाई है, उत्पादन है ना, उत्पादन करता है किसान। तो बीज और खाद का प्रयोग क्या 1 साल से ज्यादा होगा या 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा? 1 साल के अंदर अंदर प्रयोग हो जाएगी वो तो भैया उत्पादन इकाई और 1 साल के अंदर अंदर प्रयोग हो रही है,
मध्यवर्ती वस्तु। लैंग्वेज देख लीजिए, यह मध्यवर्ती वस्तु होगा क्योंकि किसान इन वस्तुओं का प्रयोग अन्य वस्तुओं के मतलब फसलों के अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में करेगा। कोई डाउट है कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे। नेक्स्ट, एक किसान के द्वारा ट्रैक्टर की खरीद, अभी लफड़ा है भाई, ट्रैक्टर है, किसान तो उत्पादक है लेकिन ट्रैक्टर ऐसी वस्तु नहीं है जो एक साल तक यूज हो जाए, वो लंबे समय तक चलने वाली है। और लंबे समय तक मैं कोई चीज चलती है तो मैंने क्या बताया है कि भैया वो निवेश माना जाएगा और उसको मध्यवर्ती अंतिम वस्तु माना जाएगा। देखिए, यह एक अंतिम इकाई अंतिम वस्तु होगा क्योंकि किसान ट्रैक्टर का प्रयोग उत्पादन में कई वर्षों तक करता रहेगा तथा इसे निवेश के रूप में अंतिम वस्तु माना जाएगा। सबको समझ में आ गया पॉइंट्स? मैं ये क्लियर कर दूं स्क्रीन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ताकि आपके पास ये नोट्स प्रिपेयर हो जाए। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट्स बड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। एक कार्यालय में कंप्यूटर की स्थापना, अब कार्यालय उत्पादन इकाई है और कंप्यूटर क्या है बेटे, एक साल तक यूज हो जाएगा, लंबे समय तक चलेगा, लंबे समय तक चलेगा। देख लीजिए लैंग्वेज। अंतिम वस्तु क्योंकि कार्यालय में कंप्यूटर एक वर्ष से अधिक समय अवधि के लिए निवेश के रूप में प्रयोग होगा। समझ में आना शुरू हो गया होगा कैटेगराइजेशन करना। नेक्स्ट, ये एक नया टॉपिक है, मतलब टॉपिक वही है, एक नया कॉन्सेप्ट आएगा इसमें। एक व्यापारी के पास साल के अंत में कोयले का बचा हुआ उत्पाद, मतलब कोई व्यापारी है और वो मान लीजिए किसी भी चीज का कोयले का व्यापार कर रहा है यहाँ पर, और एक साल अंत का अंत हो गया, साल का अंत मतलब फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष होता है ना। क्या होता है वित्तीय वर्ष? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 31 मार्च, 31 मार्च, तो ये बेटे वित्तीय वर्ष कहलाता है भारत के अंदर। ये जो वित्तीय वर्ष है ना बच्चे, ये 31 मार्च को अपनी किताबें बंद करनी होती हैं अकाउंट सॉरी बिजनेसमैन को। जब वो अपनी बुक्स को बंद करेगा तो उसके पास मान लीजिए लेट एज्यूम कुछ 20,000 रुपए का कोयला उसके पास पड़ा हुआ है जो बिका नहीं, 20,000 रुपए का कोयला। अब इसको क्या ट्रीट करोगे, इसका क्या करोगे आप? जो माल बिका नहीं, साल के अंत में उसके पास पड़ा हुआ, अगले साल बेच लेगा, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन बेटे जो साल के अंत में उसके पास पड़ा होगा ना, उसे हम लोग माल सूची निवेश कहते हैं। भाई इन्वेस्टमेंट तो हो गई ना उसकी, पूरे साल में बिका भी नहीं और 20,000 रुपए लग गए, बिक जाता तो आ जाते, आए तो नहीं साल में, आए नहीं तो क्या माना जाएगा? निवेश। कौन सा निवेश? माल सूची निवेश, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट हो गया बंदे का, इन्वेस्ट हो गया तो भैया इन्वेस्टमेंट तो हम अंतिम मानते हैं, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट देख, इसी में देखिए आंसर, इसे अंतिम उत्पाद माना जाएगा क्योंकि साल के अंत में उत्पादक के पास बचा हुआ उत्पाद उसका निवेश कहलाता है जिसे माल सूची निवेश कहा जाता है। इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, स्टॉक इन्वेस्टमेंट या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। माल सूची मतलब माल में पैसा निवेश हो गया है। क्लियर? कपड़ा मिल के द्वारा कपड़े की खरीद, कपड़ा मिल कपड़े का क्या करेगा? कमीजे कुमीजे बना के बेचेगा, तो कमीजे बना के बेचेगा तो कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर देगा। देखो, मध्यवर्ती वस्तु माना जाएगा क्योंकि कपड़े मिल के द्वारा कपड़े का प्रयोग अन्य वस्तु यानी कि कपड़ों में के उत्पादन में किया जाएगा कच्चे माल के रूप में। क्लियर? एक वकील के द्वारा प्रिंटर की खरीद, वकील कौन है? एक उत्पादन इकाई है, सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, और प्रिंटर एक साल से ज्यादा उसका साथ देगा ना। समझ में आ गया होगा आपको कि अंतिम है। अब ये देखा करो वो जो बात है वो अंतिम मतलब वो उत्पादक है कि उपभोक्ता है? उपभोक्ता है तो बेटे वो अंतिम होगा, कोई दिक्कत नहीं, अंतिम वस्तु होगी। उत्पादक है तो आपको देखना पड़ेगा कि उत्पादक जो वस्तु हम दी हुई है क्वेश्चन में वो क्या एक साल से ज्यादा चलेगी या कम चलेगी, वो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? इसे अंतिम माना जाएगा क्योंकि वकील प्रिंटर का प्रयोग 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए करेगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये टॉपिक जो मैंने आपको कराया आज की क्लास के अंदर, मैंने इनिशिएट किया है, स्टार्ट की है हिंदी माध्यम बच्चों के लिए, जैसा मैंने आपको बताया। और ये आपका एक टॉपिक वस्तुओं के प्रकार में भी पहला प्रकार अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुएं आज कंप्लीट किया हम लोगों ने। ठीक है, एक मिनट दीजिए जी। तो बेटे ध्यान रखना बच्चों, यही टॉपिक में आपको आगे भी इसी तरह के क्लासेस हमारी आती रहेंगी, क्लासेस चलती रहेंगी। और अगर आप इसी तरह की हिंदी मीडियम्स की और भी क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं और आप
कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं तो हरदीप सिंह इकोनॉमिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल है मेरा, आप उसको सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर्स भी करिए ताकि आपके दोस्त जिनको हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में खासतौर पर, वो इसका लाभ उठा सके बेटे। ठीक है, तो आज के लिए हम बेटे इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे बेटे। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक और अपना सब ध्यान रखना बच्चे, टेक केयर।